हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बाय नित्या तोमर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आपने कॉमर्स एज अ स्ट्रीम चूज़ किया है, दैट मीन्स अकाउंट्स इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर यू। अगर आप इसको एग्जाम में रट कर या याद कर कर आंसर करना चाहते हो, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि वो टेक्निक काम नहीं करने वाली। फॉर अकाउंट्स यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बेस in order to be able to answer any type of question। और क्लास 11 से ही आपको अपना बेस जो है अकाउंट्स का स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ताकि 12th में भी जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। हम लोग चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं वो हमारे दिमाग में लाइफ लॉन्ग बैठ जाए। ओके, सो अकाउंटिंग, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों है। एक बिजनेस है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रोज़मर्रा में हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर, टू मेमोराइज ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन? नो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। एंड दैट इज़ वेयर द नीड फॉर अकाउंटिंग अराइजेस, ताकि हम अपने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम अपना सामान बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इन सारी ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन पाए, ताकि हम इन फ्यूचर ये पता लगा पाएँ कि हम क्या इफ़ेक्टिवली अपना बिजनेस कर पा रहे थे, क्या हमें प्रॉफिट हुआ, क्या हमें लॉस हुआ। ओके, सो दैट इज़ वाई वी नीड अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं, ले हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, वी आइडेंटिफाई, पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वी नीड टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं हम? ट्रांजैक्शंस विच कैन बी कन्वर्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स आर नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस जिनको आप मनी के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फर्नीचर ख़रीदा, अपने बिजनेस के लिए ख़रीदा, ऑफिस के लिए ख़रीदा, और उस फर्नीचर की कीमत थी 20,000 रुपये। तो उस ट्रांजैक्शन में मैं उस फर्नीचर को वैल्यू कर पा रही हूँ कि वो 20,000 उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है, उसकी मॉनेटरी टर्म है। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकती हूँ। देन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी? फॉर एग्जांपल, मेरी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर वेरी लॉयल टू द कंपनी, दे आर ऑनेस्ट टूवर्ड्स द कंपनी, पर उनकी ऑनेस्टी को और उनकी लॉयल्टी को आई कैनॉट मेजर इन मनी, आई कैनॉट मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। तो वो हो गई एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलो, या फिर नॉन फाइनेंशियल आइटम बोलो। और अकाउंटिंग में हमेशा आपको याद रखना है दैट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओनली फाइनेंशियल आइटम्स आर कंसिडर्ड। नॉन फाइनेंशियल आइटम्स जो भी हैं, चाहे किसी की ईमानदारी है, आपका किसके साथ कितना रैपो है, आपका सप्लायर्स के साथ बॉन्ड कैसा है, ये सारी जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, वो अकाउंटिंग में कभी भी कंसिडर नहीं की जाती हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? वी मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी मैंने गुड्स खरीदे हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि मैं उनको मनी की टर्म्स में वैल्यू कर सकता हूँ। लेकिन कितनी वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं मेजर करना। 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, तो मेजर करोगे आप कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कितनी है। देन उसके बाद आप क्या करोगे? रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, पहचान लिया, नाप लिया, अब उसे कहीं लिखोगे तो सही, आपको याद तो नहीं रहेगा ना कि अगर आप रोज़ हज़ारों ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में आप उसको एंटर करोगे उस ट्रांजैक्शन को। तो जैसे आज मैंने गुड्स भी खरीदे हैं, आज मैंने सामान बेचा भी है, आज मैंने असेट भी खरीदा है, अपनी मशीन पे डेप्रिसिएशन भी लगाई है, तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको मैं रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कहाँ होती है? यूजुअली ये होती है जर्नल में रिकॉर्ड, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है,
जब आप रिकॉर्ड करते हो ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल आप डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आज की डेट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कैश का लेन देन हुआ, सामान का लेन देन हुआ, डेप्रिसिएशन लगाया, जिनके ऊपर उधार था उनसे पैसा वापस लिया, जिनको आपको पैसे देने थे आपने उनको पैसे दिए, तो सारी ट्रांजैक्शन आज की डेट की मैं जर्नल में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंटर कर दूंगी, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैश की है या किसी पर्टिकुलर सप्लायर से रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर से रिलेटेड है। आज की डेट की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो मैं जर्नल में डाल दूंगी कि भाई एक रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन हो गया आज की सारी ट्रांजैक्शंस का। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफाई या क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया जर्नल में क्या होता है, सारे अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन आप एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हो डेट वाइज। आज की डेट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, चाहे किसी सप्लायर की हुई, किसी क्रेडिटर की हुई, किसी डेटर की हुई, कोई कैश ट्रांजैक्शन हुई, वो सारी आपने रिकॉर्ड कर ली। अब मान लो ऐसे कर करके मैं 1 महीने तक मैंने सारी रिकॉर्डिंग करी है अपनी ट्रांजैक्शंस की जर्नल में। एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है यार मुझे ना एक सप्लायर है राहुल, उसकी ट्रांजैक्शंस देखनी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन देखनी है, बाकी मुझे अभी किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पहले मुझे उसका वेरीफाई करना है अकाउंट, ठीक है। तो अब मैं जर्नल लेके बैठूं और 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक या 31 तारीख तक शुरू जाऊँ। अच्छा 1 तारीख को राहुल के साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, या फिर 2 तारीख को कौन सी हुई, 3 तारीख को कौन सी हुई। इज़ इट वर्थ इट? क्या आप इतना टाइम और इतना एनर्जी और अपनी रिसोर्स इतना वेस्ट करोगे कि एक जने के देखने के लिए मैं पूरा जर्नल लेकर बैठूं और फिर एक एक दिन करके उसका ढूंढूं? नहीं ना। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हर एक अकाउंट हेड का अलग अलग लेजर बनता है। क्या बनता है? लेजर, ठीक है, जिसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर अकाउंट हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल राहुल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो राहुल के नाम का एक लेजर होगा जिसमें राहुल से की गई पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस जो है वो नोट डाउन की गई होंगी कि राहुल से मैंने कितना सामान लिया, मैंने उसे कितने पैसे दिए, क्या मैंने कोई एडवांस दिया या मैंने उससे कुछ उधार लिया। ये सारा जो क्लासिफिकेशन है ये मुझे राहुल के लेजर में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी अकाउंट्स आप अपने जर्नल में ओपन करते हो उन सब का एक एक पर्टिकुलर लेजर बनता है। जैसे कैश का एक लेजर होगा, ठीक है, डेटर का एक लेजर होगा, क्रेडिटर का लेजर होगा, मशीन का एक लेजर अकाउंट लेजर होगा। तो अगर मान लो मुझे मशीन से रिलेटेड कोई भी डेटा चाहिए कि अच्छा मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितनी एडिशनल मैंने मशीनरी खरीदी, कितनी बेच दी, तो सारा का सारा मैं किसको देखूंगी? मशीन लेजर में मैं ढूंढ लूँगी। मुझे सारे जर्नल रिकॉर्ड से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं अलग अलग पर्टिकुलर अकाउंट हेड्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें समराइज करना होता है, ठीक है, समराइज। अब समराइज का क्या मतलब होता है? अब आप देखो हर एक अकाउंट का, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन है, जिसका भी एक भी बार अकाउंट का नाम आया है उसका अलग अलग लेजर बनेगा। तो कितना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हो गया, कितना वास्ट अमाउंट में आपके पास डेटा हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे एक नज़र में ना ये पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ या मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेकिन मैं इतने सारे डेटा से होकर नहीं गुजरना चाहता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस सारे डेटा को समराइज करने की कोशिश करते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जिनका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आप लिख लेते हो, डेबिट क्रेडिट जो भी आएगा, तो उससे आपको एक सारा आइडिया मिल जाता है कि पूरे महीने में डेबिट इतना बचा, क्रेडिट इतना बचा, दोनों का क्रॉस आउट करके क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस पर। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, वो भी एक समराइजेशन अकाउंट है। या बैलेंस शीट जिससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ समराइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपने समराइज कर दिया, समराइज के बाद आपको क्या करना है? एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अब एनालाइज और इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? आपके ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में जो भी अलग अलग आइटम्स आपको दिख रहे हैं ना, उनका रिलेशन आप एक दूसरे से एनालाइज करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉफिट और सेल्स देखती हूँ कि मेरा 50,000 प्रॉफिट हुआ और 1 लाख की मेरी सेल्स थी, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना हो गया? सीधा सीधा 50% हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट का अमाउंट और सेल्स का अमाउंट
अपनी समराइज जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से ले रही हूँ, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि मेरा प्रॉफिट इज़ 50% ऑफ माई सेल्स, तो मैं एक तरीके का एनालाइज कर रही हूँ उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, और इससे मैं इंटरप्रेट क्या कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मेरा यही प्रॉफिट 40% ऑफ सेल्स था और इस बार क्या हुआ है 50% ऑफ सेल्स हुआ है, तो आई कैन इंटरप्रेट कि मेरा प्रॉफिट 10% पिछले साल से बढ़ गया है, या मेरा जो प्रॉफिट रेट है दैट हैज़ इंक्रीज, दैट हैज़ प्रोग्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो मैंने एनालाइज किया, कैलकुलेट किए रेशियोज़, हम और बहुत तरीके के रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं और उनसे फिर इंटरप्रेट करते हैं कि इस रेशियो के निकलने का, उसको कंपेयर करके पिछले रेशियोज़ से या अलग आइटम्स से, तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इस रिलेशनशिप के बेसिस पर मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, राइट. एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन. अब ये जो आपके कंक्लूजन्स आए हैं इनका आप क्या करोगे, इसको आप कम्युनिकेट करोगे. किसको कम्युनिकेट करोगे? टू द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग. कौन है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग? कौन ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो सारी प्रोसेस है उसको देखना चाहेगा या इसके रिजल्ट्स जानना चाहेगा? एक तो ओनर. अगर मैं मालिक हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई क्या रिजल्ट निकल के आया है, मेरी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स, मेरी कंपनी का जो भी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है उससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो ओनर. मैनेजमेंट को क्यों आप कम्युनिकेट करोगे? क्योंकि भाई उनको डिसीजन लेने हैं आगे कंपनी के लिए, इसलिए आप कम्युनिकेट करोगे. इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, देयर आर लोड्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हम आगे भी पढ़ेंगे. सो बेसिकली अकाउंटिंग में हम यही करते हैं. व्हाट डू? वी आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या आइटम्स को हम इग्नोर कर देते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से हमें मतलब है. फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में उसकी क्या वैल्यू है वो मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल. इररिस्पेक्टिव कि वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, डेट वाइज हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. देन वी क्लासीफाई. हर एक अकाउंट का एक पर्टिकुलर लेजर बनाकर हम उसे क्लासीफाई कर देते हैं. देन समराइज. सारे डेटा को समराइज करते हैं हम किस किस में? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. फिर समराइज करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, कुछ कंक्लूड करते हैं, और उस कंक्लूजन्स को, उस इंफॉर्मेशन को जो हमें मिली है एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो ये हम करते हैं अकाउंटिंग में. तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप इसी प्रोसेस से समझ जाओगे. अगर आपको ये समझ आ गया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, सो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, recording, classification, summarization and analysis and interpretation of financial transactions and then communicating the results to the users thereof. ठीक है, इसी से हमने अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन बना ली है. क्या बनाई है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, analysis and interpretation of financial transactions and communicating the results to the users of accounting information, and that is what is accounting. So इसमें हम समझ भी गए हैं कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है. इसके बाद हम समझ लेते हैं objectives of accounting. अकाउंटिंग की गोल्स क्या हैं, हम क्यों अकाउंटिंग जो है यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में. तो सबसे पहला गोल है मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रही हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. देन इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. जब आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करोगे, चीज़ों को समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे, तो बेसिकली आपको क्या पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है. जो समराइजेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब से हमें क्या पता चलता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. देन वी हैव
फैसिलिटेट मैनेजमेंट। जो भी आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट है आप कम्युनिकेट करते हो सारे यूजर्स को, जिसमें से एक मैनेजमेंट भी है। तो मैनेजमेंट उस इन्फॉर्मेशन का क्या करती है, वो उसके बेसिस पर आगे डिसीजन लेती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि आपकी कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है और आपने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, ठीक है, और अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि हमें जो भी एक प्रोडक्ट है या एक प्रोडक्ट लाइन है वो हमें ऐड करनी है या नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब मैं ऑलरेडी प्रॉफिट इतना कमा रहा हूँ, तो क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं वो रिस्क ले सकूँ या नहीं ले सकूँ। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा है, मेरे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू टेक दैट रिस्क एंड आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। वहीं अगर मान लो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से आपको पता चल रहा है कि कंपनी ना बिल्कुल लॉस में जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या उसके बाद आप वो रिस्क लोगे एक वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का, एक नए प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट लाइन में? आप वो रिस्क नहीं लोगे। सो दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट, and on what basis the management takes these decisions? On the basis of the financial information that they get from the accounting information, ठीक है। then protecting business assets। अब बिजनेस असेट्स आप कहोगे कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने आज मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदने के बाद मैंने उसकी एंट्री अपने अकाउंट्स में की कि मैंने एक मशीन को इस पर्टिकुलर पर्सन से इस अमाउंट पे ख़रीदा था। अब वो एंट्री जो है मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में, मेरे अकाउंट्स की बुक्स में जा चुकी है परमानेंटली, राइट। इन केस फ्यूचर में आगे मान लो कोई और आगे क्लेम करता है कि ये मेरी मशीन है या कुछ, जो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं दे सर्व एज एविडेंस। आप एविडेंस की तरह भी कोर्ट में या फिर किसी भी लीगल मैटर में आप फर्निश कर सकते हो इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को। इसीलिए अकाउंटिंग में जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो, यू आर अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग द बिजनेस असेट्स। आप असेट्स की भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करते जा रहे हो अपने अकाउंट्स में, एंड इन फ्यूचर कोई भी लीगल मैटर आता है या आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो दीज बुक्स कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। ओके, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जो भी अलग अलग यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, कौन कौन है, ओनर है, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग की नीड है। एंड डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है, जितना आपने पैसा लगाया और फिर सेल्स करने के बाद कितना पैसा आया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब हटाने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट या लॉस बचता है, वो आपको अकाउंटिंग से ही पता चलता है, राइट। सो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बैलेंस शीट से करते हैं यूजुअली, मैनेजमेंट को डिसीजन में हेल्प करती है, बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, वेरियस यूजर्स आर देयर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, उन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, ये आपको अकाउंट्स के थ्रू पता चल जाता है अपने बिजनेस के। सो आई होप आपको अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर यहाँ तक कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।